Good afternoon, student. Today we are going to end the unit number 2 with the numerical based on the Gauss law. लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि गॉस लॉ क्या है और इसका इस्तेमाल अपन किस तरीके से करते हैं। मैं एक बार फिर से क्विकली गॉस लॉ का इक्वेशन और गॉस लॉ को थोड़ा रिवाइज करके बताता हूँ। उसी के ऊपर बेस अपने न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल समझने के लिए अपने को गॉस लॉ अच्छे से पता होना चाहिए, एटलीस्ट उसका फॉर्मूला तो भी अपने को याद होना चाहिए। ठीक है। तो गॉस लॉ ने क्या बोला था? गॉस एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने क्या बोला था कि whenever you are having the number of charges inside any closed surface, the amount of fluxes coming out of that closed surface is equal to the amount of charges you have. जितने नंबर ऑफ चार्जेस आपके पास रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ फ्लक्सेस उस चार्ज में से या उस क्लोज सरफेस में से बाहर निकलेंगे। इस एग्जांपल को प्रूव करने के लिए अपन ने एक स्फीयर लिया था। स्फीयर के अंदर में एक चार्ज रखा था क्यू। फिर उसकी वजह से अपन ने कैलकुलेट किया था तो अपने को मिला था कि क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर ए आर कैप। फिर ए आर कैप इज नथिंग बट एन डिस्टेंस। तो डी एस इज इक्वल टू डी एस बार इज इक्वल टू डी एस इंटू ए आर डाल के अपन ने इसको सॉल्व किया था। तो अपना जो लास्ट दो एक्सप्रेशन आए थे वो इम्पोर्टेंट है। एक है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, दैट इज फाई ई इज इक्वल टू क्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज। एंड सेकंड इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गॉस लॉ, इट इज डेल बार डॉट डी बार इज इक्वल टू रो। मतलब आपको ये दोनों एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल के लिए पता होनी चाहिए। ठीक है। व्हेन आई एम सेइंग दैट कि अब अपने को ये दोनों पता होने चाहिए। तो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ क्या है? फाई ई इज इक्वल टू क्यू। अगर आपको क्यू दिया है तो आप फाई ई निकाल सकते हो, फाई दिया है तो क्यू निकाल सकते हो। अगर अगर समझ लो आपको डी बार दिया है और आपको रो भी निकालना है तो आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, डेल बार डॉट डी बार इज इक्वल टू रो। दोनों गॉस लॉ ही है, एक इंटीग्रल के फॉर्म में है, एक डिफरेंशियल के फॉर्म। ठीक है। तो अब अपन पहला न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या तो इसका डेरिवेशन आएगा या तो इसके न्यूमेरिकल आएगा। 75% प्रोबेबिलिटी है कि डेरिवेशन ही आएगा, तो 25% प्रोबेबिलिटी कि न्यूमेरिकल आएगा। पर दोनों में से एक क्वेश्चन पेपर में रहेगा जरूर। तो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है इसके अंदर में, बाकी कुछ भी नहीं। लेट डी बार इज इक्वल टू 6yz स्क्वायर ax कैप, 3x स्क्वायर z स्क्वायर ay कैप एंड 6x स्क्वायर yz az कैप। Find the total charges lie inside the region x is equal to 1 and x is equal to 3, y is equal to 0 and y is equal to 1, and z is equal to -1 and z is equal to +1। पहले हमेशा क्वेश्चन समझना जरूरी है। क्या निकालने के लिए बोला है कि एक डी बार नाम का वेक्टर दिया है अपने को जिसकी वैल्यू है 6yz स्क्वायर ax कैप, 3x स्क्वायर z स्क्वायर ay कैप, 6x स्क्वायर yz az कैप। एंड बोला है कि फाइंड द टोटल चार्जेस। टोटल चार्जेस का मतलब क्या होता है? चार्ज मतलब क्यू। तो अपने को डी बार दिया है और क्यू निकालने के लिए बोला। तो अब अपने को ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा जो डी बार और क्यू के बीच में रिलेशनशिप बताए। और उसके लिए उसने रीजन बाउंड्रीज दी है कि एक्स वैरी होगा 1 से लेकर 3 तक, वाई वैरी होगा 0 to 1 तक, और जेड होगा -1 से 1 तक। जब भी आपको बाउंड्रीज दी जाती है तो एक चीज समझ जाना है कि ये इंटीग्रेशन के लिए दी है। 1 से लेकर 3 तक मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3, -1 से लेकर 1 तक मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1, लाइक दैट। तो सबसे पहले आप डी बार निकालने के लिए अपन क्यू का इंटीग्रल फॉर्म लेते हैं। लेट वी हैव क्यू इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी बार डॉट डी एस बार। अब ये कहाँ से आया? तो मैंने तुमको डेंसिटी पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी बार। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब क्या होता है? जितने नंबर ऑफ चार्जेस उतनी डेंसिटी। तो डी बार इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एस। अगर उस एक्सप्रेशन को अपन याद रखते हैं, डी बार इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एस, तो डी क्यू कितना हो जाएगा? डी बार इंटू डी एस। और क्यू कितना हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ डी बार इंटू डी एस, है ना। तो अगर इंटीग्रल ऑफ डी बार डी एस को, ये सरफेस इंटीग्रल है, मैं डाइवर्जेंस लगाता हूँ तो ये ट्रिपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होगा। क्योंकि डबल को अगर ट्रिपल में कन्वर्ट करना है तो अपने क्या लगाना पड़ता है? डाइवर्जेंस। तो मैंने अगर इसको ट्रिपल इंटीग्रेशन लगा दिया तो ये हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डेल बार डॉट डी बार, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ डी बार इंटू डी वी। तो अपने को उसने डी बार दिया है, क्या दिया है? तो डी बार का वैल्यू लिख लेते हैं अपन। डी बार इज इक्वल टू 6xy z स्क्वायर ax कैप, 3x स्क्वायर z स्क्वायर ay कैप, 6x स्क्वायर z स्क्वायर x स्क्वायर yz az कैप। डेल बार डॉट डी मतलब अब इसके ऊपर लगाना पड़ेगा डाइवर्जेंस। डेल बार का फॉर्मूला क्या है? डेल डेल एक्स ए एक्स, डेल डेल वाई ए वाई, डेल डेल जेड ए जेड इंटू डी बार। तो एक एक टर्म अब मल्टीप्लाई होगा।
पहले ax वाला डेरिवेट होगा ax के हिसाब से। तो 6xy z² का डेरिवेटिव अगर निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 6yz² कांस्टेंट हो जाएगा, बचेगा कौन, x। तो डेल डेल x ऑफ x कितना आता है 1, तो आएगा 6yz²। फिर विथ रिस्पेक्ट टू y आप सेकंड इसका लेंगे, इसमें y का वाला टर्म है नहीं, मतलब आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 0, क्योंकि y नहीं है तो बाकी सारे कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता है 0। अपन z के हिसाब से डेरिवेटिव लेने गए थर्ड टर्म पे, तो यहाँ पे z है 6x²yz, तो 6x²y कांस्टेंट हो जाएगा वो बाहर, और z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z इज 1। तो बचा कितना है अपने पास, डेल बार डॉट डी बार इज इक्वल टू 6yz² प्लस 6x²y। अगर इसको मैं ट्रिपल इंटीग्रेशन में डाल देता हूँ, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 क्या है अपना, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डेल बार डॉट डी बार इंटू डी। तो डेल बार डॉट डी बार अपन ने निकाला, डाल देते हैं। तो x का लिमिट कहाँ से लेकर कहाँ तक दिया है उसने अपने को, 1 से लेके 3 तक, y का 0 से लेके 1 तक, देखो क्वेश्चन में दिया है, और z इज इक्वल टू -1 to 1। अब यहाँ पे अपन एक एक को लगाते हैं, सबसे पहले अपन लेके जाते हैं x को अंदर, yz² के हिसाब से अगर अपन x का डेरिवेटिव लेने गए तो वहाँ पे x प्रेजेंट नहीं है, सॉरी z का पहले z वाला टर्म है -1 to 1, तो पहले z को अंदर लेके जाते हैं। तो yz² के हिसाब से अपन z का इंटीग्रेशन लेने गए तो y कांस्टेंट होगा, z² का इंटीग्रेशन क्या आता है z³ 3 x² y, यहाँ पे z है नहीं तो इंटीग्रेशन ऑफ ये dz अगर अंदर आ गया तो इंटीग्रेशन ऑफ dz कितना आ जाएगा z। ये स्टेप समझ जाओ, इसमें बहुत कठिन नहीं है कुछ। मैं अब 3 इंटीग्रेशन लगाने हैं मेरे को, x के हिसाब से, y के हिसाब से और z के हिसाब से, एक एक इंटीग्रेशन को हटाते जाना है। पहले किसका है, z का, तो dz को अंदर लाओ, yz² dz में से z² का इंटीग्रेशन z³/3, और यहाँ पर x²y dz, तो x²y इंटीग्रेशन z के हिसाब से निकलेगा नहीं, तो dz का इंटीग्रेशन आएगा z, लिख दिया। अब उसके लिमिट डाल दो, लिमिट क्या है -1 to 1, तो जहाँ जहाँ भी z है वहाँ -1 और 1, पहले 1 डालो बाद में -1 डालो, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले अगर मैंने 1 डाला तो y इंटू 1³ 1/3 मतलब y/3, x²y z की जगह 1 लाइक x²y माइनस ऑफ माइनस -1³ मतलब -1 -y/3 -x²y। सॉल्व करने के बाद हो जाएगा 2y³ 3 प्लस 2x²y इज इक्वल टू ds। अब ये z का हो गया, ठीक है। अब मुझे काय का निकालना है, अब निकालना है मुझे y का, y की लिमिट है 0 to 1, तो विथ रिस्पेक्ट टू y 2/3 कांस्टेंट है, y का इंटीग्रेशन कितना आएगा y²/2, और 2x² अगर बाहर है तो y का इंटीग्रेशन क्या आएगा y²/2, ये दोनों आ जाएगा y²/2, ठीक है। y²/2 लिमिट पुट कर दो, पहली बार अगर 1 डाला तो 1² मतलब 1/2, 1/2 इंटू 1/3 1/6, और दूसरी बार 1/2 इंटू x² तो इट इज x², और 0 डालने के बाद तो आंसर 0 ही आता है। तो आंसर में बच कितना रहा है, इट इज 1/6 प्लस x²/2 dx, और अब बचा किसका इंटीग्रेशन है, x का, क्योंकि z का हो गया y का हो गया, तो x का लेने गए तो 1/6 dx मतलब x, और 1/6 x² का इंटीग्रेशन x³/3। अब लिमिट डालो 1 to 3, पहले डालो 3, 1/6 इंटू 3 6 को काट के 1/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1/2 इंटू 3³ 3, तो 3³ में से एक 3 कट गया तो बच जाएगा 3² मतलब 9/2, ठीक है। और उसके बाद -1/6 -1 डाल दिया तो 1/6, ये -1/6 -1/6 हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा समथिंग लाइक 56 कूलर। कितना मिल जाएगा, 56 कूलर। एक बार फिर से मैं ये न्यूमेरिकल रिवाइज करता हूँ, समझ लो। अपने को क्या दिया था, डी बार दिया था, डी बार के ऊपर से अपने क्या निकालना था, चार्ज एनक्लोज मतलब Q इज इक्वल टू डी बार का रिलेशन आपको चाहिए। तो Q का फॉर्मूला डी बार के हिसाब से इंटीग्रल फॉर्मूला है सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी बार डॉट डी एस। अब मुझे निकालना है वॉल्यूम, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया मैंने, डेल बार डॉट डी बार मैंने निकाला, डेल बार डॉट डी बार। अब इंटीग्रेशन लगाने वक्त एक ध्यान देना है कि 3 वॉल्यूम मतलब 3 इंटीग्रेशन, y x y z। तो पहले आउटर में कौन आएगा, z, तो पहले z के हिसाब से इंटीग्रेशन लो, पूरा सॉल्व करो, बाद में y के हिसाब से इंटीग्रेशन लो, पूरा सॉल्व करो, बाद में x के हिसाब से इंटीग्रेशन लो, पूरा सॉल्व। अब सिमिलर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है ये, फॉर द गिवन सिस्टम having d bar is equal to z rho cos square phi az cap coulomb per meter square, then calculate volume charge density that is rho v। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, rho v at 1, pi/4, 3। Also calculate charges enclosed by the cylinder that is q at radius 1 meter and z varies from -2 to +2। अब ये न्यूमेरिकल के अंदर पिछला जो न्यूमेरिकल था उसमें वेरिएबल थे एक्स वाई जेड, तो वो न्यूमेरिकल था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम।
और ये जो न्यूमेरिकल है ये है रो फाई जेड, मतलब इसके अंदर में है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो सबसे पहले अपने को गॉस लॉ लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपने को रो भी निकालना है। तो अपने को गॉस लॉ के हिसाब से पता है कि रो भी का मतलब होता है डेल बार डॉट डी बार। तो डेल बार डॉट डी बार अगर मैं निकालता हूँ तो मुझे रो भी मिल जाएगा। तो डेल बार डॉट डी बार मतलब डाइवर्जेंस इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का फॉर्मूला क्या है, 1/रो रो डी रो डेल डेल रो डी रो, 1/रो डेल डेल फाई डी फाई एंड 1/, रो डेल डेल जेड डी जेड। ठीक है, 1/रो रो डेल डेल रो डी रो, 1/रो डेल डेल फाई डी फाई एंड डेल डेल जेड डी जेड। तो यहाँ पर रो वाली टर्म ए जेड क्या पर ना एरो वाली टर्म है ना ए फाई वाली टर्म है कौन सी टर्म, ए जेड, मतलब डी जेड नाम का एक ही कंपोनेंट है। तो अपन डेरिवेटिव किसका लेंगे, पहला जीरो क्योंकि एरो नहीं है, दूसरा जीरो मतलब ए फाई नहीं है, और तीसरा ए जेड के कंपोनेंट क्या है, जेड रो का स्क्वायर फाई। तो डेल डेल जेड जेड रो का स्क्वायर फाई, डेरिवेटिव जेड के हिसाब से ले रहे हो तो रो का स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर, डेल डेल जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड कितना आएगा 1, तो रो भी का वैल्यू आ गया रो का स्क्वायर फाई। अब ये रो भी उसने अपने को इस पॉइंट पे निकालने के लिए बोला था 1 पाई बाय 4 सी रो फाई जेड। तो रो हो गया 1, फाई हो गया पाई बाय 4 और जेड हो गया 3। निकालने के बाद आंसर मिल गया अपने को 0.5 कूलम पर मीटर। ठीक है, फिर आता है कि अपने को सेकंड चीज निकालने के लिए चार्ज निकालो क्यू। अब अपने को मालूम है कि क्यू का फॉर्मूला क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन, अभी पिछले न्यूमेरिकल में देखा, तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी बार डॉट डी एस, इसका मतलब वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल बार डॉट डी बार इज इक्वल टू डी। तो डी भी इज इक्वल टू क्या आता है, रो डी फाई डी जेड इंसुलेटर का। और अपन ने अभी निकाला अपना डेल बार डॉट डी बार दैट इज रो भी, इट इज रो कॉस स्क्वायर फाई। तो रो कॉस स्क्वायर फाई में अब लिमिट एक्स वाई जेड के हिसाब से नहीं आएंगे, रो फाई जेड के हिसाब से। तो उसने रो का रेडियस कितना दिया है 1, पर एक ही दिया है, मतलब दूसरा अपने को मानना है 0 to 1 0 to 1, और z दिया है -2 to 2। फाई कहीं पे भी दिया नहीं। फाई का मतलब क्या होता है, एंगल। एंगल ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 360 डिग्री, कम से कम कितना हो सकता है 0, तो इट इज 0 to 2। अगर नहीं दिया है तो अपने को हमेशा 0 to 2 पाई ही लेना है क्योंकि उसका स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब मैं पहले जाता हूँ जेड के हिसाब से लेने, यहाँ पे जेड वाली टर्म एक ही है डी जेड, तो डी जेड का इंटीग्रेशन लेंगे तो आएगा जेड -2 to 2, 2 माइनस ऑफ -2 आ जाएगा 4, तो 4 हो जाएगा बाहर। ये कॉस स्क्वायर फाई को मैं फाई के हिसाब से इंटीग्रेशन लेता हूँ, 0 to 2 पाई कॉस स्क्वायर फाई। कॉस स्क्वायर फाई का इंटीग्रेशन लेना टिपिकल है, तो अपन क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला अपने को पता है कि 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं cos स्क्वायर थीटा का 2 इधर लेके जाता हूँ तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 + cos 2 फाई बाय 2 इंटू डी फाई। तो cos 1/2 + cos 2/2, तो cos 2 फाई 1/2 का इंटीग्रेशन आएगा फाई, तो ये आएगा 2 पाई, और cos 2 फाई का इंटीग्रल आएगा sin 2 फाई बाई 2। उसके बाद 2 पाई डालने के बाद sin 4 पाई होगा, sin 4 पाई का वैल्यू होता है 0। तो बचेगा सिर्फ यही वैल्यू 2 पाई इंटू 2, 2 कैंसल, तो पाई बचेगा सिर्फ। ठीक है, फिर कितना बचेगा पाई, और बाहर में कितना बचा था 4 बचा था यहाँ से जेड से, और रो स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन लेंगे तो रो क्यूब बाई 3, 1 डालने का 1/3, उधर से बचा 1/3, उधर से बचा 4, उधर से बचा पाई, तो 4/3 इंटू पाई, दिस इज द आंसर। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। फाइंड द टोटल चार्जेस, फिर से केव निकालने के लिए बोला है। फाइंड द टोटल चार्जेस लाई विदिन द सर्फेयर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 4। if d bar is equal to a r cap upon r square coulomb per meter square and by using Gauss law in the integral form। आपको ये कौन सा गॉस लॉ लगाना है, इंटीग्रल फॉर्म, तो वही फॉर्मूला है, सिर्फ ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सी है, स्फेरिकल। तो यहाँ पे आएगा q इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी बार डॉट डी। अब इसमें फर्क क्या है, उसने अपने को डी बार दिया है और सरफेस में बोला है, और लिमिट भी 2 दिए है, r का वैल्यू दिया है 4, r का हायर वैल्यू दिया है, लोअर अपने को मालूम है 0, और फाई कितना होता है 0 to 2 पाई। तो अपन लगा देते हैं थीटा और फाई। तो डी एस का वैल्यू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, और दिया हुआ वैल्यू कितना है 1/r स्क्वायर ए आर क्या, 1/r स्क्वायर ए आर क्या, 1/r स्क्वायर ए आर क्या, आर स्क्वायर कैंसल, अंदर बचेगा कितना साइन स्क्वायर थीटा डी आर थीटा डी थीटा। तो साइन थीटा थीटा के हिसाब से साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, सॉरी इंटीग्रेशन क्या आएगा कॉस थीटा, और लिमिट क्या है उसका 0 to 2 पाई, सॉरी 0 to पाई, थीटा का दिया है ना 0 to पाई। स्फेरिकल ये पाई कहाँ से आया, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर में थीटा और फाई दो एंगल होते हैं, पाई कितना होता है 0 to 2 पाई पूरा एंगल,
और थीटा कितना होता है 0 to पाई, मतलब आधा एंगल। ठीक है, पहले ही बता चुका हूँ मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो जब भी थीटा आएगा 0 to पाई आएगा, जब भी पाई आएगा 0 to 2 पाई आएगा। तो कॉस माइनस थीटा, उसमें पाई डाल दिया तो कॉस पाई माइनस कॉस जीरो। कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, माइनस ऑफ माइनस कॉस जीरो, माइनस ऑफ -1 -2, -2 इंटू माइनस इधर माइनस +2 इंटू 2 पाई 4 पाई, क्यू का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसके ऊपर के बेस के न्यूमेरिकल क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ अपना ये यूनिट खत्म होता है आज के लेक्चर के साथ। करना क्या है, इस यूनिट के अंदर में 4 एक्सप्रेशन है टोटल। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज, एक है गॉस लॉ का एक्सप्रेशन, और एक है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो एक्सीलरेशन है वो। ठीक है, पर आप ये बात मान के चलो, इन चारों में से 2 एक्सप्रेशन पेपर के अंदर 100% आइदर और में आएंगे, साथ में आएंगे, कैसे भी। और न्यूमेरिकल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज के न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल है, वो एक टाइप न्यूमेरिकल है। गॉस लॉ की अपन ने न्यूमेरिकल देखी, वो एक दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल है। और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के अपन ने जो वो फॉर्मूला देखा था, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर, दो सरफेस के बीच का वोल्टेज, बहुत सिंपल वाले न्यूमेरिकल। तीन, ये 3 कैटेगरी के न्यूमेरिकल है, इसमें से 2 कैटेगरी के न्यूमेरिकल पूछे थे। तो 3 एक्सप्रेशन में से 2 एक्सप्रेशन आएंगे और 2 न्यूमेरिकल। ये यूनिट बहुत इजी है, आप इसको पढ़ के अच्छे से सॉल्व करके देखिए, कहीं पे डाउट आता है तो मुझे पूछिए, तो इसमें आपको 13 लेवल। ठीक है, तो इसके साथ मैं आज का सेशन खत्म करता हूँ। टुमारो वी विल स्टार्ट विथ 20 नंबर। ओके।